जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे G7 के बारे में। G7 अभी 15, 16, 17 जून तक चला था फ्रांस में। आखिर G7 जो ग्रुप है, जैसे आसियान हुआ, बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ, आखिर इन ग्रुपों की जरूरत क्यों पड़ गई? इस ग्रुप के कौन कौन सदस्य होते हैं? आखिर इस ग्रुप के जो सदस्य नहीं होते उसे मेहमान के रूप में क्यों बुलाया जाता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे पूरे डिटेल के साथ, ताकि इस ग्रुप के बारे में आप जान सके। ग्रुप कहां होता है, इसका मुख्यालय कहां है, क्यों मकसद बुलाया जाता है, इसमें बड़े बड़े लीडर को क्यों बुलाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में बने रहे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके दिमाग में सेट ना हो जाए तो मुझसे कहिएगा, पूरे मैप के साथ समझाएंगे, ताकि G7 में कौन कौन से सदस्य हैं, G8 क्या होता है, आसियान क्या होता है, बिम्स्टेक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। यह है G7। अभी G7 जो हुआ था, ये जो G7 हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 15 जून से 17 जून तक चला था। समझ में आ रहा? 17 जून तक चला था। ये सबमिट किया गया था एवियन कहां है? वो फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस में। समझ में आ गया? कहां पर है? फ्रांस में। इसमें बड़े बड़े लीडर शामिल हुए थे। हमारा देश भी इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि G7 का सदस्य हमारा देश नहीं है, फिर भी हमारा देश शामिल हुआ था। आखिर क्यों शामिल हुआ था, आइए समझते हैं। आखिर क्यों शामिल हुआ था, इसके बारे में समझते हैं एक एक कर कि G7 क्या है, G8 क्या है, G20 क्या है, का नाम बा आसियान क्या है, बिम्स्टेक, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए एक वीडियो देखने के बाद, ताकि भूले ना। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए G7 ग्रुप ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और एडवांस अर्थव्यवस्था है। यह अनौपचारिक इंफॉर्मेशन का समूह है। स्थापना कहां हुआ था? स्थापना 1975 में किया गया था G7 का। G7 की स्थापना कब हुआ था? 1975 की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। इस शुरुआत में क्या था? अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में क्या था? ये शुरुआत में G6 था। क्या था? G6। 1976 में कनाडा शामिल हुआ। क्या हुआ? कनाडा। जब कनाडा शामिल हुआ तो क्या हो गया? G7 हो गया। जब कनाडा शामिल हुआ था तो क्या हो गया? G7 हो गया। अब इसका सदस्य कितने देश है? 7 गो। अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, यूरोपीय संघ यानी यूई भी इसकी बैठकों में भाग लेता है। समझ में आ गया?
आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य पर्पस क्या था, किस मकसद से इस G7 को बनाया गया, समझ में आया? इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक शासन, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति पर चर्चा करना। क्या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर हमारे लीडर जो बैठकर देश में आतंकवादी सुरक्षा को लेकर चर्चा में चले, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हो, भारत के वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो, इस पर राउंड टेबल होता है, वहां बैठकर लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यही है G7। अब विशेष बातें समझते हैं। 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ, G8 बन गया। जब रूस को शामिल किया गया तो G8 बन गया। अब इत्तेफाक देखिए कि 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण करने के कारण रूस को निकाल दिया गया, फिर से G7 बन गया। इसका कोई अस्थाई मुख्यालय या चार्टर नहीं है। समझ में आ गया? अब भारत की बात करते हैं। भारत को बुलाया जाता है गेस्ट कंट्री के रूप में G7 में। यहां देखे होंगे भारत जो है, भारत के ओर से हमारे प्रधानमंत्री प्रेजेंट कर रहे हैं G7 में, क्योंकि ये जो भारत है ना G7 का सदस्य नहीं है, ये गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अतिथि देश, अतिथि देश के रूप में हम भारत को बुलाया जाता है। अतिथि देश का मतलब यही होता है, यानी गेस्ट कंट्री के मतलब यही होता है कि वो वोट नहीं दे सकता है मगर बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, उठा सकता है मुद्दा, मगर जब वोटिंग की मामला आएगा तो वोट नहीं दे सकता है। इसका मकसद यही है। अब इसको थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अभी जो रेड टाइप का देख रहे हैं ना, रेड टाइप का यह है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यह है जापान। यही है G7 का सदस्य। क्या है G7 का सदस्य? क्या है G7 का सदस्य? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब G20 के बारे में समझते हैं। G20 क्या है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों का एक आर्थिक मंच होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की करीब 85% हिस्सा यानी 2/3 आबादी की प्रतिनिधित्व करता है। कौन? G20 क्या करता है? 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999। G20 था ना, पहले वित्त मंत्रियों का एक मंच हुआ करता था। वित्त मंत्रियों का क्या होता था? एक मंच हुआ करता था। जब 2008 में जो भारी मंदी आई, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। पहले किसका मंच हुआ करता था? पहले किसका मंच? पहले ये वित्त मंत्रियों का मंच हुआ करता था। जब 2008 में भारी मंदी, जब मंदी आया तो जब मंदी आया तब देश के राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया गया। देश को
राष्ट्र अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। समझ में आ गया? यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस देश का या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उसको हम देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? इसका अस्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। किसका? G20 का। सदस्य है 19 देश। यूरोपीय संघ यूई, अफ्रीका संघ AU, जिसे भारत की अध्यक्षता 2023 में किया गया था। दिल्ली में हुआ था ना G20 सम्मेलन 2023 में। तो जब 2023 में जो सबमिट किया गया था, तो अफ्रीका भी शामिल हो गया था इसमें। ठीक है? 2023 का थीम था वसुधैव। क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी किस मकसद से इस मंच को बनाया गया? कौन? G20 का। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे बड़ी वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है? मुद्दों पर क्या करना? चर्चा करना। समझ में आ गया? भारत संस्थापक सदस्य है। इसीलिए 2023 में दिल्ली में किया गया था G20 समिट। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसको मैप से देख लेते हैं, कौन कौन से देश G20 समिट में का सदस्य है। ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, यूरोप की जो कंट्रियां हैं, रूसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ये सब G20 के सदस्य हैं। समझ में आ गया? मैप से समझ में आ गया, ताकि दिमाग से उतरे ना, डायरेक्ट ध्यान में आ जाएगा अमेरिका ये वो। 3-4 हाली वीडियो देख लीजिएगा तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, यानी फिट हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ में आ गया? फिट माने चिपक जाना, दिमाग में। फिर 4 हाली एग्जाम से पहले 2-3 हाली देख लीजिए, दिमाग में फिट सेट।
अब आगे चलते हैं ब्रिक्स के बारे में। ये दुनिया की उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे डेवलपिंग इकोनॉमिक का एक समूह है, एक क्या है, एक ग्रुप है, जिसे पश्चिमी देशों का दबदबे जैसे G7 के मुकाबले में संतुलन बनाने के रूप में देखा जाता है। इसकी स्थापना हुआ था 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2006 में। कब हुआ था? 2000 से। पहला सम्मेलन कब हुआ था? नोट करिए, पहला सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। जो ब्रिक्स था ना, शुरुआत में ब्रिक था। अगर शुरुआत की हम बात क्या करते हैं, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ब्रिक। बी से क्या होगा? बी से क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील, ठीक है। बी से क्या होगा? ब्राजील। आर से क्या हो गया? आर से रसिया। आर से रसिया, ठीक है। आई से क्या हो गया? इंडिया। इंडिया। सी से क्या होगा? सी से क्या हो गया? चाइना। सी से क्या हो गया? चाइना। समझ में आ गया? सी से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। तो कितने में? 2010 में। तब जाकर बना ब्रिक्स। तब जाकर क्या बना? ब्रिक्स। दक्षिण अफ्रीका, तब जाके बना ब्रिक्स। समझ में आ गया? क्लियर? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब नया विस्तार समझे। ब्रिक्स जनवरी 2024 में इसमें मिस्र, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यूएई को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, यानी ऑफिशियल रूप से शामिल कर लिया गया। समझ में आ गया? बड़ी उपलब्धि। इन्होंने अपना एक बैंक बनाया है, वो बैंक का नाम है एनडीबी, जिसका मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहां है? संघाई। संघाई कहां पर है? चीन में है। संघाई कहां है? चीन है। संघाई एक शहर है चीन का। अब भारत के संबंध को देखते हैं। भारत इसका बेहद मजबूत और संस्थापक सदस्य है। किसका? ब्रिक्स का। क्या है? संस्थापक यानी फाउंडर है, मेंबर है। समझ में आ गया? क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं, एक नजर डालिए। यह है ब्रिक्स का कंट्री। ब्रिक्स में कौन कौन है? ये ब्रिक्स का सदस्य है। समझ में? बाद में 2024 में किसको किसको शामिल किया गया? अर्जेंटीना को शामिल किया गया। ये सब सऊदी अरब को शामिल किया गया। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान को सबको 2024 में शामिल किया गया। ठीक है, 2024 में शामिल किया गया। अब आगे चलते, ठीक है, आगे चलते देखते हैं कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझते हैं। यह एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है। इसे अवसर पर अक्सर पूर्व नाटो का नाटो कहा जाता है। नाटो ऑफ द ईस्ट, नाटो ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका बड़ा फोकस किस पर है? आतंकवाद को लेकर, सुरक्षा को लेकर। इसका मेन फोकस है, बड़ा फोकस है आतंकवाद और सुरक्षा विरोधी अभियान पर। इसका स्थापना हुआ था 2001 में। कब हुआ था? मुख्यालय कहां है?
इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग। बीजिंग। आखिर बीजिंग है कहां? तो चीन में। बीजिंग एक शहर है चीन का। सदस्य देश चाइना, रूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य बने। हाल ही में ईरान और बेलारूस जो है, ईरान और बेलारूस को इसका सदस्य बने हैं। समझिए गौर से, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर किस मकसद से इसको बनाया गया? क्या वजह था इसका बनाने का? समझ में आ गया? इसका मकसद क्या था, क्या वजह था इसको बनाने का? कि इसका मकसद था क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा विवाद को सुलझाना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इसकी एक विशेष विंग है जिसे आरटीएस कहते हैं। आरटीएस, रीजनल एंटी टेररिस्ट द स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब भारत इससे क्या संबंध है? भारत का, भारत को इसमें क्यों बुलाया जाता है इस मंच पर? तो गौर करिए कि भारत इसका पूर्ण सदस्य है। चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी में भारत मध्य एशिया पर पकड़ बनाना चाहता है। भारत मध्य एशिया में अपनी पकड़ बनाना इस मंच का इस्तेमाल इसलिए करता है कि दोनों चोट्टा पर नजर रखने के लिए, कि दोनों चोट्टा चीन और पाकिस्तान को। इसीलिए हमारा देश इस मंच का इस्तेमाल करता है। मेन मकसद यही है, नहीं तो हम लोग नहीं करते। कि चोट्टों पर नजर रखने के लिए एगो चीन एगो पाकिस्तान। ये चाव चाव बोलेगा, ये लुंगी उठा के चल देगा। समझ में आ गया? अब है चाइना। ये मेंबर स्टेट है। ये क्या है? मेंबर स्टेट है। मेंबर स्टेट का मतलब ये होता है कि वो बोल भी सकता है, वोटिंग भी दे सकता है इस मंच पर। इस मंच का अब ऑब्जर्व स्टेट क्या कहता है? ऑब्जर्व स्टेट का मतलब ये बोल सकता है मगर वोट नहीं दे सकता है। क्या कहता है? वोट नहीं दे सकता है। वोट नहीं दे सकता है। डायलॉग पार्टनर क्या है? जो आर्मानिया है, अजरबैजान है, नेपाल है, श्रीलंका है, तुर्की है, कंबो है। ये क्या करता है कि इसका मदद हाथ बढ़ाता है, हेल्प करता है इस मंच को चलाने में। अब गेस्ट अटेंडेंस क्या है? इसमें आसियान के सदस्य भी शामिल होते हैं। तुर्कमेनिस्तान, सीआईएस, यूएनए का भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसको गेस्ट कंट्री के रूप में बोला। इनका भी काम है सिर्फ बोलना, वोट नहीं देना। सिर्फ बोलना, वोट नहीं देना। समझ में आ गया? वोट नहीं देना। समझ में आ गया? अब मेंबर में चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इसका इंडिया सदस्य है। मगर हम लोग सदस्य काहे के हैं? काहे के लिए सदस्य है? किस पर नजर रखने के लिए? पाकिस्तान पर, यानी पर, दुनून पर। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब यहां मैप समझिए, ये जो है ये मेंबर सदस्य है। क्या है? मेंबर सदस्य है। गौर करिए, मेंबर सदस्य है। ये जो है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ये है ऑब्जर्वर स्टेट है। सिर्फ बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता है। अब एक चीज गौर करिए, अब नीला टाइप का दिखा रहा है, इसे डायल्यूट का नाम पार्टनर कहते हैं। यही है, देख रहे हैं?
इसको कहते हैं। अब गेस्ट कंट्री कौन कौन है? गेस्ट कंट्री के रूप में रेड वाला गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया जाता है। गेस्ट कंट्री के रूप में इसको बुलाया जाता है। आसियान के जितने सदस्य हैं गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल करते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब आसियान के समझते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर काम करता है। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में बैंकॉक के घोषणा के बाद। बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद। समझ में आ गया? अब इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? जकार्ता। कहां पर है? जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया। कहां पर है? इंडोनेशिया। समझ में आ गया? अब सदस्य इसमें जो सदस्य हैं 10 गो हैं आसियान में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अब मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका पर्पस क्या था? किस मकसद से बनाया गया था? तो आर्थिक विकास को तेज करना, स्पीड करना, ताकि देश का विकास हो सके, सामाजिक सांस्कृतिक की प्रगति को लाना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना। मेन मकसद से आसियान को बनाया गया था। अब भारत इसका सदस्य नहीं है। अब क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में तो पड़ता है मगर भारत इसका सदस्य नहीं है, इसलिए कि जो होता है दक्षिण पूर्व में नहीं आता है। लेकिन भारत में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान सबसे महत्वपूर्ण है। भारत इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रणनीति का। ताकि इस मंच का इस्तेमाल इसलिए भारत करता है ताकि रणनीति पर चर्चा कर सके, अपने संस्कृति का बढ़ावा दे सके, सुरक्षा को लेकर इस मंच पर बोल सके। समझ में आ गया? तब भारत बहुत तेज है, सदस्य नहीं रहता फिर भी घुस जाता है। हम लोग चारों तरफ से मजबूत बना कर रखे हैं, हर देश से, हर मंच से अपने को मजबूत। मोदी जी आलसी नहीं है, दौरा करते रहते हैं। अब दौरा करते रहते हैं इस देश में उस देश में। आप लोग समझते हैं कि मोदी जी इसीलिए दौरा करते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसीलिए घूम रहे हैं। अरे भैया, घूम रहे हैं तो कुछ तो सीख रहे हैं। घूमने का मतलब सिर्फ अय्यासी थोड़ा ना करते हैं जाकर वहां पर। स्विमिंग पूल में नहाते थोड़ा ना, नहीं नहाते हैं। वहां जाते हैं कुछ सीखने के लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, चाइना को एक्सपोज करने के लिए जाते हैं। इसीलिए हर देश में जाते हैं, हर मंच का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा देश के अफीन। दूसरा बात कि हमारे संस्कृति का भी बढ़ावा देते हैं। वहां पर जाने पर टूरिज्म, संस्कृति के भी बढ़ावा मिलता है। लोग हमारे देश के बारे में जानेंगे, इस यहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे, यहाँ टूरिज्म के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ। इसीलिए हम यही कहते हैं कि हर नेता को महीने में हर देश का दौरा करना चाहिए। ये नहीं कि खाली केंद्र के मिनिस्टर और मंत्री सबका नाम दौरा करे। अरे स्टेट लेवल के भी नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हो ना, तो वो भी दौरा
करे, ताकि वहां से कुछ सीखे। और सीखने से क्या होता है कि भारत में जो उस सीख का इस्तेमाल भारत में होगा तो भारत प्रगति पर आएगा, भारत डेवलप बनेगा। बस यही चीज समझ में आ गया। अब इसे भारत आसियान का सदस्य नहीं है, क्या जरूरत है? भारत यहाँ का नेता सोता, मोदी जी सोते रहते हैं, मगर मोदी जाते क्यों है? ताकि जाने से तभी तो पहचान बनता है महाराज, जाएंगे तभी ना, सोए रहेंगे तो कहां से पहचान बनेगा ना। किसी से घुल मिलिए, किसी से बातें करिए, किसी से ये करिए, तभी से दिमाग भी डेवलप होता है, देश भी डेवलप होता है ना। आप बात करिएगा तो आपका दिमाग डेवलप होगा, जब देश बात करेगा तो देश डेवलप होगा। चलते इसका मैप से देख लेते हैं, आसियान को मैप से देख लेते हैं कितने कंट्री हैं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, भूले नहीं। मैप एक दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, इधर म्यांमार था, उसके नीचे आइएगा तो लाओस, याद करने का, म्यांमार ऊपर, लाओस नीचे आइएगा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आइएगा, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। समझ में आ गया? इसी तरह याद हो जाएगा। मैप से देख लीजिए, 3-4 वाली वीडियो देख लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये हमारे अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया का 8 पड़ोसी देशों का एक संगठन है। इसका स्थापना हुआ था 1985 में। स्थापना कहां हुआ था? ढाका में। कहां हुआ था? ढाका में। ढाका में। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय कहां है? काठमांडू। काठमांडू। काठमांडू कहां पर है? तो नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। समझ में आ गया? क्लियर? सदस्य देश कौन है? 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। अब मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? किस मकसद से बनाया गया था इसे, इस मंच को? क्या वजह था? तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग से आर्थिक विकास करना। जब साथ में रहेंगे, मिल के काम करेंगे, वहां के सामान वहां बेचेंगे, वहां से सामान यहां लेंगे, यही होता है। वर्तमान स्थिति, भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव, आतंकवाद के मुद्दे के कारण 2016 के बाद इसकी कोई मुख्य लीडर समिट नहीं हुआ है। यह संगठन फिलहाल में लगभग निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, स्थिति में है। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसको मैप के साथ समझते हैं। मैप के साथ ये जो देख रहे हैं, ये है क्या नाम बा? सार्क का सदस्य देश है, इसमें श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। समझ में आ गया? गौर से देखिए, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब आगे है क्वाड। क्वाड्रिलेटरल द सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 लोकतांत्रिक देशों का एक रणनीतिक समूह है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप। जैसे कुछ चीज रणनीतिकार बनाना, जैसे कुछ का नाम आ, जिसका जो मुख्य ध्यान है इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखना। अप्रत्यक्ष रूप से चीन के बढ़ते आक्रामक के प्रभाव को रोकने के लिए देखा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? इसका स्थापना 2007 में जापान के पूर्व पीएम थे शिंजो आबे जी ने दिया था, लेकिन ये सक्रिय हुआ 2017 में, मगर 2021 में पहली लीडरशिप समिट किया गया। समझ में आ गया? क्लियर? सदस्य देश है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था?
तो मुक्त, खुला, समावेशी हिंद प्रशांत महासागर सुरक्षित करना, समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीकी सहयोग को बढ़ाना। भारत इसमें क्या संबंध है? भारत से इसका रिश्ता है इस चीज से। भारत इसका बेहद सक्रिय सदस्य है। 4 देशों की नौसेनाएं मिलकर मलाबार युद्ध अभ्यास, जो मलाबार युद्ध अभ्यास होता है ना, कहां पर? और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महा, आप देख लेते हैं, एकदम दिमाग में फिट हो रहा होगा, जेहन पे आगे होगा इंडिया, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया। अब देश इसी तरह याद हो गया। अब क्वाड में कितना, कितने, अब पूछेंगे क्वाड में कितना, तो सीधे बता दीजिए 4। दिमाग में जेहन पे चल रहा है, इंडिया इधर है, ऊपर में जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे, ठीक है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया क्या हो गया? क्या हो गया? यही है क्वाड। क्लियर? अब आगे चलते हैं, बिम्स्टेक के बारे में समझते। बिम्स्टेक जब सार्क निष्क्रिय हो गया तो भारत ने बंगाल की खाड़ी के आसपास देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए इस संगठन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इसका स्थापना हुआ था 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब घोषणा के बाद हुआ था? बैंकॉक की घोषणा के बाद हुआ था। बैंकॉक की घोषणा के बाद हुआ था। कहां पर हुआ था? ढाका में। ढाका में हुआ था। ढाका में। ढाका कहां पर है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश यहीं पर मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय। समझ में आ गया? क्लियर? सदस्य देश 7 गो है। दक्षिण एशिया से 5 गो देश, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें पाकिस्तान नहीं है। क्या? इसमें पाकिस्तान, ध्यान रहे, इसमें पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान शामिल नहीं है। समझ में आ गया? अब मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच में व्यापार, कनेक्टिविटी, रास्ते, रेल, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग को बढ़ाना। अब भारत का महत्व, भारत के लिए यह संगठन अपनी नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट दोनों नीतियों को जोड़ने वाला सबसे मजबूत पुल माना जाता है बिम्स्टेक। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको मैप के साथ देख लेते हैं। ये बिम्स्टेक का सदस्य है इंडिया, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। दिखाई दे रहा है? समझ आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब ओपीईसी को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तेल बेचने वाला, खरीदने वाला। इस मंच को क्या कहते हैं? तेल बेचने और खरीदने वाला, इस मंच को कहते हैं। आसान भाषा, ये दुनिया की उन प्रमुख देशों का एक शक्तिशाली कार्टेल है, गुट है, जो कच्चे तेल का निर्यात यानी बेचता है। निर्यात माने बेचता है। हम निर्यात कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इसका स्थापना 1960 में हुआ था, बगदाद सम्मेलन में। मुख्यालय कहां है? वियना, ऑस्ट्रिया। एक दिलचस्प है, जो इसका सदस्य ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया, इसका सदस्य
इसका सदस्य नहीं है। इसका जो सदस्य ऑस्ट्रेलिया नहीं है, समझ आ गया, इसका सदस्य नहीं है। अब समझते हैं कि सदस्य देश फिलहाल में इसमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, कुवैत, अल्जीरिया 12 तेल कंट्रीज उत्पादक कंट्री है, जो अंगोला, इक्वाडोर जैसे देश हाल ही के वर्षों में इससे बाहर हो चुके हैं। समझ में आ गया? क्लियर? मुख्य उद्देश्य, पर्पस क्या था, मकसद क्या था? वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत को नियंत्रित करना, बाजार कीमत बढ़े या ना घटे ना, तेल की सप्लाई, उत्पादन तय करना, ताकि इन देशों को नुकसान ना हो। समझ में आ गया? ओपीसी क्या होता है, अब गौर से समझिए। ओपीसी क्या है? जब ओपेक देश ना रूस, ओमान जैसे अन्य बड़े तेल उत्पादक के साथ मिलकर फैसला जब लेता है तो उसे हम ओपीसी कहा जाता। समझ में आ गया? अब भारत पर असर, इसीलिए हेडलाइन भारत पर असर लिख दिए हैं। भारत पर असर क्या होगा? देखोगे कि तेल का किल्लत चल रहा था। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, 80% दूसरे देश से खरीदता है। इसलिए ओपेक का कोई भी फैसला, जैसे तेल उत्पादन घटाना, बढ़ाना, जिससे कीमतें बढ़ जाती है, सीधे भारत के जेब पर असर पड़ता है। देख रहे हैं ना, यह है मुस्लिम कंट्री, जे इस देश से करेगा तो तेल पाकिट पर असर पड़ेगा। अभी हलचल बढ़ा ना, तेल का, तेल बढ़ेगा, ये करेगा, यही सब इन लोग का मामला था। इसीलिए कहते हैं ना कि मोदी जी क्यों गल्फ कंट्री जाते हैं, बार बार लोग भागल जाते हैं। शेख साहब से मोहब्बत है क्या? बिरयानी, लोग बहुत लोग आलोचना करते हैं कि शेख साहब बिरयानी खाने जाते हैं, मोदी जी बिरयानी खाने नहीं जाते हैं बकलोल ना। अब समझना क्या ना, मोदी जी बिरयानी खाने के लिए नहीं आते हैं, आपके जेब पर असर न पड़े, तेल की कीमत न बढ़े, इसके लिए बार बार सऊदी अरब की दौरा करते हैं, कहना यूएई की दौरा करते हैं, इराक की दौरा करते हैं, कुवैत की दौरा करते हैं, अल्जीरिया की दौरा करते हैं। समझ में आ गया? भाई तुम घर बैठ के सोच रहे हो, वो दिल्ली में बैठ के सोचता है, फर्क है ना। इसीलिए ज्यादा भी नहीं। क्लियर? मैप के साथ देख लेते हैं। इक्वाडोर, वेनेजुला, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, ईरान। इधर मैप को ध्यान में, बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मैप पर ध्यान, देश याद हो जाएगा। कभी भी कोने एग्जाम में पूछ देगा, सीधे टिक मार कर आइएगा, रिजल्ट पक्का। कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरबिया इमरात, अंगोला। ठीक है? ये सब मैप के साथ याद रहता है तो जल्दी भूलता नहीं है। आगे चलते हैं, यूई को समझते हैं। ठीक है? यूई, यूरोपियन यूनियन, ये केवल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि 27 यूरोपीय देशों का एक अनोखा राजनीतिक आर्थिक मंच है, जो एक एकल बाजार, सिंगल मार्केट की तरह काम करता है। इसका स्थापना 1993 में हुआ था, मस्ट्रिक्ट संधि के तहत। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में। अब इसमें 27 को देश है। 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया था, जिसे हम ब्रेक्सिट कहा जाता है। समझ में आ गया? अब खासियत समझे, इन देशों को अपनी एक ऐसी मुद्रा है, करेंसी है, इसे यूरो कहते हैं। क्या कहते? 20 देश इस्तेमाल करता है, इसी को कहते हैं यूरो। यूरो जोन कहते हैं। पूछता है ना कि यूरो जोन किसे कहते हैं? जो 20 कंट्री इसको इस्तेमाल करते हैं, यूरो जोन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर?
इनके बीच में शेंगेन एरिया समझौता हुआ था, जिसके तहत 27 देश के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे में आना जाना कर सकते हैं। समझ में आ गया। भारत का संबंध, यूरोपीय संघ में भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत यूएई के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीयू को लेकर बातचीत चल रहा है। समझ में आ गया। अब मैप के साथ देख रहे हैं कि जो बैगनी रंग का देख रहे हैं यही यूएई का सब सदस्य है। यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। क्लियर? रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा? जय हिंद।